बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। ईरान के सीनियर ओहदेदार ने बताया कि सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई शदीद जख्मी हैं मगर होश में हैं। उन तक पैगामात हाथ से लिखकर जा रहे हैं और वापस वहीं से तहरीरी तौर पे उनके जवाबात भी आ रहे हैं। ईरानी सीनियर ओहदेदार ने कहा कि इसराइली या अमरीकी निगरानी से बचने के लिए आला हुक्काम सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के करीब नहीं जा रहे और पैगाम रसानी के लिए गैर रवायती मगर महफूज तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये सदियों पुराना तरीका है कि हाथ से खत लिखकर भेज दो और वहीं से खत वापस आ जाए। अच्छा, अब उनकी सेहत के बारे में ये बताया जाता है कि उनके ऊपर जो अटैक हुआ उसमें उनकी एक टांग के 3 सर्जरी उनकी हो चुकी है। मुबैना तौर पे इसलिए कह रहा हूं कि ये अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, ईरानी सोर्सेज से रिपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं मुबैना तौर पर कि 3 मरतबा उनकी टांग की सर्जरी हुई है और इस बात का खदशा है कि शायद उनको जो है वो नकली टांग लगानी पड़े। लेकिन बार बार उनकी सर्जरी की जा रही है। उनका हाथ जो शदीद जख्मी था वो अब बेहतर हो चुका है इस रिपोर्ट के मुताबिक। उनके चेहरे पे जो जख्म आए थे उनका भी इलाज जारी है और ये उम्मीद की जा रही है कि आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई को शायद जो है वो आने वाले वक्त में उन्हें कोई सर्जरी भी देनी पड़े, प्लास्टिक सर्जरी वगैरह कोई ऐसा काम करना पड़े। बहरहाल उनका अपना एक स्टेटमेंट भी आया है, मुज्तबा खामनेई का एक स्टेटमेंट जारी भी किया गया है और वो जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है, हम वतनों के दरमियान पैदा होने वाले गैर मामूली इत्तेहाद की बदौलत दुश्मन की सफों में दरार पड़ गई है। इस नेमत के अमली शुक्राने के साथ ये हमांगी मजीद अजीम और फौलादी बन गई है और दुश्मन मजीद बदहाल और कमजोर होंगे। दुश्मन की मीडिया कार्रवाइयां लोगों के जहनों और नफ्सियात को निशाना बनाकर कौमी इत्तेहाद और सलामती को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखती हैं। दुआ है कि हमारी गफलत इस नापाक इरादे को पाया तकमील तक ना पहुंचने दे, यानी हम कोई ऐसी गफलत ना करें जिससे दुश्मनों का इरादा कामयाब हो जाए। तो ये आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई का एक ईरानी कौम के नाम पैगाम आया। डोनाल्ड ट्रंप से कुछ सवाल भी किए गए मीडिया की जानिब से। एक सवाल उनसे ये पूछा गया कि क्या आप ईरान के खिलाफ एटमी हथियार इस्तेमाल करेंगे। हालांकि इससे पहले खबर आ चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक मौके पर एटमी कोड्स मांगे थे। इसकी तस्दीक तो नहीं हुई, लेकिन ये दावा किया गया अमेरिका में कि एटमी कोड्स उन्होंने मांगे तो उनको इनकार कर दिया गया। लेकिन ट्रंप ने कहा यह अहमकाना सवाल है, बिल्कुल मैं ऐसा नहीं करूंगा। रवायती हथियारों से हमने ईरान को तबाह कर दिया है तो हमें दूसरे हथियारों की जरूरत नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात की है, उनसे सवाल किया गया कि आप कब तक ईरान का इंतजार कर सकते हैं, कितनी देर आप ईरान के जवाब का या मुआहदे का इंतजार करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जनाब हमारे पास तो बहुत वक्त है, वक्त तो ईरान के पास नहीं है। फिर उसने कहा मुझे कोई जल्दी भी नहीं है। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि वियतनाम की लड़ाई 18 साल चलती रही है, इराक की लड़ाई का उन्होंने हवाला दिया, उन्होंने बहुत सारी और लड़ाइयों का हवाला दिया। कोई लड़ाई 7 साल चली, कोई 14 साल चली, कोई 18 साल चली, तो अभी तो 6 हफ्ते हुए और मुझे कोई जल्दी नहीं है। और क्योंकि देखिए साफी बार बार ये इसलिए पूछते हैं कि यूरोप के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, एशिया के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, अफ्रीका के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। बहुत सारे ममालिक हैं जिनकी इकोनॉमी जुड़ी हुई है इस रीजन के साथ, आपने हुर्मुज के साथ, वो सारे ममालिक मुतासिर हो रहे हैं और ट्रंप साहब अपने हथियार वहां पे पहुंचा रहे हैं और ईरान भी अपने हथियारों की तैयारी कर रहा है। अब वहां से रिपोर्टें आती हैं ईरान में से और अमेरिकन मीडिया भी रिपोर्टें देता है कि ईरान के आधे से ज्यादा हथियार अभी महफूज हैं और वो उन्हें चला सकता है। दूसरी जानिब अमेरिका के अंदर एक नई बहस शुरू हो गई। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर दी है। खबर ये कहती है कि ट्रंप की इंतजामिया बड़ी तेजी से इस बात का तखमीना लगा रही है, जो व्हाइट हाउस है वो इस बात का तखमीना लगा रहा है बड़ी तेजी से कि अगर चीन ने इस वक्त ताइवान पे कब्जे की कोशिश की या चाइना इस वक्त ताइवान पे कब्जा करता है तो अमेरिका क्या मुकम्मल तौर पे ताइवान का दिफा कर पाएगा। क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका अपने जो टॉम हाक मिसाइल्स हैं उनमें से 1000 से ज्यादा इस्तेमाल कर चुका है। 1500 से 2000 के बीच में एयर डिफेंस मिसाइल भी अमेरिका अपने फायर कर चुका है और इनकी बहाली में सालों लग सकते हैं। अमेरिका ने अभी दिफाई कंपनियों के साथ मुआहदा किया है जिसमें 4 से 5 साल में उन्हें बड़े पैमाने पर यानी 4300 मिसाइल मजीद बनाकर दिए जाएंगे, जिनमें क्रूज मिसाइल भी हैं, दीगर मिसाइल भी हैं। अमेरिका के लिए एक प्रॉब्लम यह है कि अगर दुनिया में अब कोई नया फड्डा हो जाता है या कोई और ऐसी जंग छिड़ जाती है जिसमें अमेरिका को जाना पड़ जाए तो अमेरिका के पास हथियारों का जखीरा कितना ज्यादा है। ये 6-7 हफ्तों में अमेरिका ने इतने हथियार चला दिए ईरान के खिलाफ, इतना बारूद फूंक दिया है कि अब उनके पास आधी कैपेसिटी बाकी है। ये अमेरिकन मीडिया की और अमेरिकन इदारों की रिपोर्टें हैं। अब इस कैपेसिटी के साथ अगर वो दोबारा ईरान से लड़ते हैं तो लाजमी बात है कि ये जखीरा मजीद कम हो जाएगा और इसकी भरवाई में सालों लग जाएंगे। तो फिर चाइना या रशिया कोई और एडवेंचर करते हैं तो अमेरिका उस एडवेंचर से कैसे निपटेगा, ये एक अजीब सूरत हाल है अमेरिका के लिए। प्रोपेगेंडा वॉर नादरीन साथ साथ जारी है और कालीबाफ का इस्तीफा छाप दिया गया, यानी ये दावा किया गया अमेरिकी मीडिया में, इसराइली मीडिया में कि कालीबाफ ने, जो ईरानी स्पीकर हैं और मुज़ाकराती कमेटी के हेड हैं, ये दावा किया गया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और वो मुज़ाकराती कमेटी के हेड नहीं है।
लेकिन बाद में ईरान से इसके ऊपर तरदीद भी आ गई। ईरान ने यह भी कहा कि हमारे आपस में अंदरूनी तौर पे किसी किस्म के कोई इख्तलाफात नहीं, ये इख्तलाफात अमेरिका में है लेकिन हमारे अंदर कोई इख्तलाफात नहीं है। और ऐसे मौके पर ही इख्तलाफात के हवाले से आयतुल्लाह मुज्तबा खामनई का भी एक स्टेटमेंट आ गया जो मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऑर्डर दिया है जहां से ये लड़ाई दोबारा ट्रिगर हो सकती है। ये ऑर्डर क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ने वो कश्तियां तबाह करने का हुक्म दे दिया। अच्छा, कश्तियां जब मैं आपको कहता हूं तो ये ऐसा नहीं कि छोटी छोटी चप्पुओं वाली कश्तियां हैं, ये अच्छे खासे क्रूज हैं, बड़े जहाज हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जनाब के वो जहाज या कश्तियां तबाह कर दिए जाएं जो आपने हुर्मत में बारूदी सुरंगें बिछा रहे हैं। अब बारूदी सुरंगें बिछाने के नाम के ऊपर आप किसी भी जहाज को जब निशाना बनाएंगे तो लड़ाई ट्रिगर कर जाएगी, लड़ाई बढ़ जाएगी। और ये अब ऐसा लगता है कि लड़ाई दोबारा शुरू होने की जो वजह बनेगा वो आपने हुर्मुज़ ही बनेगा। और मैं आपको पहले ही मैप दिखा चुका हूं कि अमेरिका ने किस तरीके से इस पूरे रीजन को कब्जे में लिया है। और मैंने आपको यह सिचुएशन भी बता दी है कि पाकिस्तान का रोल कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है इन केस कि पाकिस्तान को सऊदी अरब के साथ किया हुआ अपना मुआहदा पूरा करना पड़ जाए। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर क्योंकि पाकिस्तान की बात हुई है तो जरा यहां पे भी आ जाते हैं। हालात ये पैदा हो गए हैं कि पाकिस्तान पेट्रोल के बाद अब दुनिया का ऐसा मुल्क बन गया जो बिजली भी सबसे महंगी बेच रहा है। यहाँ पे शाकिर एवान साहब ने कमाल तरीके से एक्सपोज किया है मौजूदा हुकूमत को, सबसे शानदार काम कर रहे हैं, बल्कि लोग उन्हें अपने बिल भिजवा रहे हैं, पुराने भी नए भी, और वो तकाबली जायदा कर करके लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे शाकिर एवान साहब ने एक बिल शेयर किया और मैं एक बात याद रखिएगा, इमरान खान साहब की हुकूमत आ जाए और इस तरह का बिल आ जाए तो आपने मुझे नहीं कहना कि भाई अब तुम ये बात क्यों नहीं करते। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि ये किया कराया नवाज शरीफ का है। ये नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने और पीपल्स पार्टी ने मिलकर आईपीपी लेकर आए। एक भी आईपीपी का मुआहदा इमरान खान के दौर में नहीं हुआ। ये सारा काम डिक्टेटर मुशर्रफ के दौर में और पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दौर में हुआ। और इसमें जो सबसे बड़ा किरदार अदा किया, यानी अगर आप देखेंगे 70-80% किसी का किरदार है तो वो शरीफ खानदान का है, जो ये मंसूबे लेकर आए, जिन्होंने ये लगाए। अब कमिश्नर खा गए, क्या किया, किसकी जेब में पैसा जा रहा है किसी को कुछ पता नहीं। हत्ता कि इस हुकूमत ने यह भी कर दिया कि सूरज की रोशनी पे टैक्स लगा दिया। अगर आप सोलर के साथ बिजली बनाएंगे, देखिए जिस मुल्क में आप बिजली मुहैया नहीं कर सकते, या तो हुकूमत आवाम को पूरी बिजली दे रही हो ना, हम पूरी और सस्ती बिजली दे रहे हैं, इसके अलावा अगर कोई अपनी बिजली पैदा करना चाहता है तो हमें टैक्स देगा, फिर तो बात समझ आती है। आप ना बिजली सस्ती दे रहे हैं, ना आप बिजली पूरी दे रहे हैं, बल्कि आप लोड शेडिंग कर रहे हैं। अब लोग अगर अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए सोलर लगाते हैं, वो खरीदते भी खुद है, उसकी मजदूरी भी खुद देते हैं, अपनी छत के ऊपर लगाते हैं, अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर लगाते हैं, जो चीज खरीदते हैं उसके ऊपर भी टैक्स देते हैं, और जो मजदूरी देते हैं उसके ऊपर भी टैक्स देते हैं। जब वो लग जाता है तो कहते हैं जी इसके ऊपर और टैक्स देना। सूरज की रोशनी से आप बिजली पैदा कर रहे हैं, सूरज की रोशनी पे लग गया नाज़रीन टैक्स। ये ऑक्सीजन पे भी टैक्स लगाएंगे। और ऐसा नहीं है कि इमरान खान आगे इसको ठीक कर सकता है या कोई और आगे इसको ठीक कर सकता है। ये मुआहदे कर दिए नवाज शरीफ ने, रस्से के साथ बांध दिया पाकिस्तानी कौम को एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर। अब ये जान नहीं छूटती है, बहुत मुश्किल है। ये एक और बिल आप चेक करें, ये बिल आ गया नाज़रीन, 73 यूनिट का बिल है और 12,871 रुपए फी यूनिट। अगर आप डिवाइड करें तो 175 रुपए 90 पैसे का यूनिट बनता है, लगभग 176 रुपए का एक यूनिट। और ये 73 यूनिट का बिल है, 100 यूनिट से भी कम का। 300 यूनिट तक की जिन्होंने बिजली मुफ्त देनी थी, उन्होंने सूरज की रोशनी पे भी टैक्स लगा दिया। ये पाकिस्तानियों के साथ धोखा हुआ, और पाकिस्तान की तारीख में कभी पाकिस्तानियों के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं हुआ। अब तो जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के बहुत फेवरेट लोग हैं, जिन्हें बहुत पसंद करते हैं, वो भी ये कहना शुरू हो गए हैं कि मकबूलियत बढ़ गई है। मिसाल के तौर पे हाशिम डोगर साहब है, पहले पीटीआई में होते थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, बड़ा मजे का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा जी कि चाहे मुझे अगले इलेक्शन में एक भी वोट ना मिले, मैं आसिम मुनीर के साथ खड़ा रहूंगा, क्योंकि वो बहुत बहादुर है, आगे उनकी तारीफें की है। मामला ये है कि आसिम मुनीर की तारीफें आप करें, लेकिन आप उनके साथ ऐसे ज्यादती तो ना करें। ये तो ज्यादती आप कर रहे हैं। आप ये बता रहे हैं पूरी दुनिया को कि आसिम मुनीर साहब इतने गैर मकबूल हैं, यानी मेरे सर्वे के अंदर भी उन्होंने 6.9% ले लिया। इमरान खान के मुकाबले में जब सर्वे करवाया तो सारी जमातें उनके साथ थी, 6.9% उन्होंने मेरे सर्वे में ले लिया। लेकिन हाशिम डोगर साहब का यह मानना है कि चाहे मुझे एक भी वोट ना पड़े, यानी वो ये दूसरे अल्फाज में कह रहे हैं कि आसिम मुनीर साहब इतने गैर मकबूल हैं कि मैं उनके साथ खड़ा होऊंगा तो मुझे वोट नहीं पड़ेंगे, लेकिन अगर मुझे एक वोट भी ना पड़ा मैं फिर भी आसिम मुनीर के साथ खड़ा होऊंगा। यानी ये तो दूसरे अल्फाज में वो बता रहे हैं कि मकबूलियत किधर है और सूरत-ए-हाल क्या है। वैसे तो ये पूरा पाकिस्तान ही जानता है, लेकिन जो पाकिस्तान के साथ अब इन लोगों ने किया, इससे पहले कभी हमने सोचा भी नहीं था, हमें अंदाजा भी नहीं था कि ये इस लेवल तक पाकिस्तान को लेकर आ जाएंगे। बेड़ा गर्क किया इन्होंने पाकिस्तान का और पाकिस्तान की इकोनॉमी का, पाकिस्तान के लोगों का। इमरान खान साहब के साथ जुल्म पे जुल्म, जुल्म पे जुल्म। वो जो मुकदमा 10 मिनट में हो जाना चाहिए, 1.5 साल से उसको लटकाया हुआ है। और अब इमरान खान साहब को जो है वो एक और केस पुराना ये चलाते रहते हैं फॉरेन फंडिंग का, उसके अंदर मरकजी मुल्जिम बना दिया। मैं आपको गारंटी करता हूं, हमने इस पूरे केस को स्टडी किया था।
पाकिस्तान में बेशुमार लोग, बहुत सारे सहाफी आपको ये बताएंगे जो सही रिपोर्टिंग करेंगे कि अगर पाकिस्तान में किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग सबसे ज्यादा शफाफ है, सबसे ज्यादा नीट एंड क्लीन और क्लियर है, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और किसी पॉलिटिकल पार्टी में इतनी शफाफियत नहीं थी। ये PMLN, ये पीपल्स पार्टी या बाकी जमातें, फजलुर रहमान, ये तो हिसाब ही नहीं दे सकते, बता ही नहीं सकते कि पैसा आया कहां से, गया कहां। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एक रुपया डॉक्यूमेंटेड था, लेकिन इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुलव्विस किया गया। अब इमरान खान के ऊपर ये भी एक केस चलाने की बात कर रहे हैं। इमरान खान की बहन ने बताया कि सलमान सफदर को इमरान खान ने बताया कि पहला इंजेक्शन लगने के बाद आंख में थोड़ी बेहतरी आई, उसके बाद से कोई बेहतरी नहीं आई। आप मेरे सामने बैठे हैं, मुझे इस आंख से आप नजर नहीं आ रहे, ना मैं इस आंख से पढ़ पा रहा हूं। पिम्स के डॉक्टर आरिफ ने कहा कि ये आंख मुस्तकिल डैमेज हो चुकी है और इससे बेहतर अब नहीं होगी। ये इमरान खान साहब की हालत की है इन्होंने। पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर, उसे जेल के अंदर एक आंख से नाबीना करते चले जा रहे हैं और उसकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। तो पाकिस्तान की तारीख में जिस लीडर ने प्रॉपर चैलेंज किया और पाकिस्तानियों ने उसको तस्लीम कर लिया और पाकिस्तानियों ने उसके मौके को समझा, वो इमरान खान है। इमरान खान ने वो समझा दिया कौम को जो कोई नहीं समझा पाया था। इस वजह से इमरान खान साहब से शदीद दुश्मनी निकाली जा रही है और लगातार ये किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है। वो अपनी मर्जी के सर्वे करा के चढ़ाई जा रहे हैं, जनाब मैं 100% मकबूल हो गया, मैं 70% मकबूल हो गई, मैं 90% मकबूल हो गया, 97% मकबूल हो गया, 93% मकबूल हो गया। और खाना खराब इलेक्शन कराओ, मुल्क में तुम्हें लग पता जाएगा। ये मकबूलियत के दावे जो है ना, ये 2024 में भी किए जा रहे थे। ये बड़ी छलांगे लगा रहे थे अपने प्राइवेट सर्वेस करवा के। अगर इतने ही मकबूल हो गए तो इमरान खान को एक दिन के लिए सिर्फ जेल से बाहर निकालो, तुम्हें पता चल जाएगा तुम कितने मकबूल हो। एक दफा पाकिस्तान में इलेक्शन करवाओ फ्री एंड फेयर, तुम्हें पता चल जाएगा तुम पाकिस्तान में कितने मकबूल हो। अभी ये एक और खबर है, असदुल्ला खान साहब ने दी, उनका क्रेडिट है कि बिलावल जरदारी की पीपल्स पार्टी ने वर्ल्ड बैंक को भी 5 अरब का चूना लगा दिया, यानी वर्ल्ड बैंक को भी टीका लगा दिया इन्होंने। अंदाजा करें आप, पीपल्स पार्टी ने सिंध सोलर एनर्जी प्रोग्राम और रोशन सिंध में मुबैना करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की है और दुबई में जायदादें बनाई गई हैं। इस केस में ओमनी ग्रुप और चंद बासर सियासी खानदान के नाम है। जनाब ये खबर दी असदुल्ला खान साहब ने। अब आप बताएं कि ऐसे लुटेरों को लाकर मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया, लोगों ने इसके सारा का सारा मुनाफा खाया ना, इन्होंने पैसा खाया। तो ये जो पैसा इन्होंने खाया, जिन लोगों को ये लेकर आए गारंटियां देकर, उनका नुकसान तो नहीं होने देंगे, इतना सा भी नहीं होने देंगे। आपको पता है ये कारोबारी लोग या IPP ये लोग नुकसान किसे समझते हैं कि जी पिछले महीने हमारा मुनाफा था 10 अरब का, इस महीने 9 अरब का मुनाफा हुआ, हमें 1 अरब का नुकसान हो गया। ये नुकसान इसे कहते हैं। ये नुकसान इसे नहीं कहते कि हमारा लॉस में चला गया। आम आदमी का नुकसान तो ये होता है ना, उसने 100 रुपए की चीज बनाई, उसकी 90 की बिक गई तो उसका 10 रुपए का नुकसान हो गया, और उसकी चीज जो 110 की बिक गई तो 10 रुपए का फायदा हो गया। इनका ये नहीं है। इनका मुनाफा जो है, अगर इन्होंने 100 रुपए की चीज बनाई और 200 की बिकी तो 100 रुपए का फायदा हो गया। अगले महीने 190 की बिकी तो ये कहेंगे कि 100 की हमने बनाई थी, हमारी 190 की बिकी है, हमारा तो जनाब 10 रुपए का नुकसान इसलिए हो गया कि पिछले महीने हमने 200 की बेची। यानी ये कौम को जो पहले निचोड़ रहे थे, अब वो निचोड़ने में चंद फीसद का फर्क आया तो इन्होंने कहा ये भी कौम पे डालो, हमने ये बोझ नहीं उठाना। ये इनके हालात है। और आज पाकिस्तान में कामयाबी पता किसे समझते हैं? आपके बड़े बड़े दानिश्वर, आपके बड़े बड़े लोग, बड़े ताकतवर लोग, वो ये दावा कर रहे हैं कि क्योंकि सऊदी अरब पाकिस्तान को कर्जा देने वाला है। ये खबर भी आई हुई है, ये पाकिस्तान के तमाम अखबारात में हर जगह पे खबर खासतौर पर छपवाई गई है कि पाकिस्तान परेशान ना हो, सऊदी वली अहद की जानिब से $3 अरब डिपॉजिट कराने का ऐलान। ये को पाकिस्तान को पैसे मिल नहीं जाएंगे, ना ये कोई सरमायाकारी, ये सिर्फ सऊदी अरब अपने बैंक से पैसे निकाल के हमारे बैंक में रख देगा। ये सिर्फ डिपॉजिट है और हमने पैसा वापस करना है UAE का, और ये पैसा हमने सऊदी अरब का वापस करना होगा। हो सकता है इस पैसे के ऊपर हमें सूद भी देना पड़े, आने वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा। अब हम सऊदी अरब से पैसा ले रहे हैं, हमारे लोग बगले बजा रहे हैं, बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत फिटे मुंह तंडा। इन सबसे पहले मैं आपको पाकिस्तान में बताऊं कि हुकूमत ने एलानिया लोड शेडिंग का आगाज कर दिया। एलानिया लोड शेडिंग की वजह बताऊं नाज़रीन क्या होती है? लोड शेडिंग की जो सबसे बड़ी वजह होती है वो होती है कि आप बिजली पैदा नहीं कर पा रहे हो, या आपकी उतनी बिजली पैदा करने की कैपेसिटी नहीं होती जितनी बिजली आपको चाहिए होती है। लेकिन पाकिस्तान में सिलसिला इसका उलट है। पाकिस्तान की जो बिजली पैदा करने की सलाहियत है वो जरूरत से दुगनी से भी ज्यादा है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान को जितनी बिजली चाहिए, अगर पाकिस्तान को 100 मेगावाट बिजली चाहिए तो पाकिस्तान के पास 250 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत है, कैपेसिटी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तानी हर महीने 250 मेगावाट के हिसाब से ही पैसे देते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सलाहियत है पाकिस्तान की बिजली पैदा करने की, पाकिस्तानी जो बिजली खरीदते हैं उसके पैसे नहीं देते, पाकिस्तान जो बिजली बनाने की सलाहियत है उसके पैसे देते हैं। फिर ऐसे मुल्क में लोड शेडिंग नहीं हो सकती। आप लोड शेडिंग नहीं कर सकते क्योंकि आपकी इजाफी सलाहियत है और आप सलाहियत के पैसे ले रहे हैं, बिजली के पैसे नहीं ले रहे। मिसाल के तौर पे आप एक दुकान पे जाते हैं,
उस दुकान की सलाहियत है कि वो रोजाना 100 अंडे बेच सकता है, दुकानदार 100 अंडे रोजाना बेच सकता है। आपकी जरूरत जो है वो 10 या 15 अंडों की है, लेकिन आपको रोजाना उसे 100 अंडों के पैसे देने पड़ेंगे, चाहे आप उसे 5 अंडे लें, 10 अंडे लें, 20 अंडे लें, 40 अंडे लें, आपको पैसे उसको 100 अंडों के देने पड़ेंगे, क्योंकि उसकी सलाहियत है कि वो 100 अंडे रोजाना की बुनियाद के ऊपर बेच सकता है। ये उसकी कैपेसिटी है। ये है कैपेसिटी पेमेंट जो आप हर मर्तबा अदा करते चले आ रहे हैं और आप आइंदा भी अदा करेंगे। अब मजे की बात यह है कि वो जो अंडे आप ले रहे थे ना, उसमें से भी उन्होंने कहा जी हमने आपको नहीं देने, वहां पे भी लोड शेडिंग होगी बिजली की शुरू। अब उन्होंने बिजली की लोड शेडिंग शुरू कर दी है, हालांकि कैपेसिटी है इजाफी और बिल भी है इजाफी। आप 1 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, कम से कम 3 यूनिट के आप पैसे देते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपकी बिजली की कीमतें 3 से 4 गुना बढ़ाई गई। फिर आप 1 के बजाय 3 यूनिट के पैसे देते हैं और इसके बावजूद पाकिस्तान में लोड शेडिंग की जा रही है। रीजन क्या है कि अवाम को टके का फायदा ना हो और हमें टके का नुकसान ना हो। ये जितने आईपीपी है ना, ये सारे हुकूमत के नाक के बाल है। इन सबको लाया कौन था? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। सारा कंट्रोल उनके पास है। इन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान में सैकड़ों अरब डॉलर्स की सरमायाकारी आने वाली है। टके की सरमायाकारी पाकिस्तान में नहीं आई, कोई पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी नहीं आई। इतनी बड़ी नाकामी पे बोलने की बजाय ये कह रहे जी उधार पैसे मिल गए, पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी।